गुड आफ्टरनून एवरीवन। टॉपिक हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका सेट्स, है ना। सेकंड क्लास सेशन आज हम लोग सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। देखते हैं सेट्स। होप सो पिछला क्लास आपको सारा समझ में आया होगा, सारे पॉइंट जो डिस्कशन किए हैं वो सब समझ में आया होगा। क्योंकि यूज तो होना है सब कुछ, जितना भी बात बोले, चाहे आपको सेट के बारे में बताएं, फिर आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बताएं, फिर टाइप ऑफ सेट्स बताएं। टाइप ऑफ सेट में आपको हम बताएं कि फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में बताएं कि दो तरह का सेट होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है, एक रोस्टर फॉर्म होता है, ठीक है। और टाइप ऑफ सेट में फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट आपको बताएं, नल सेट बताएं, सिंगलेटन सेट बताएं, इक्वल सेट बताएं, इक्विवेलेंट सेट बताएं, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बताएं, सेट्स ऑफ सेट्स बताएं, फिर सबसेट के बारे में बात की है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में बात हुआ। तो बेसिकली कल हम लोग इसी पे बात किए थे और लास्ट में एक पावर ऑफ सेट पे भी बात किए थे। मतलब ये उसका एक ब्रीफ था जो हम लोग पिछले दिन बात को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे आज, ठीक है। और टॉपिक होगा आज थोड़ा सा वेन डायग्राम से रिलेटेड टॉपिक है। टॉपिक है ऐसे मान लीजिए वेन डायग्राम। पहले वेन डायग्राम को हम समझते हैं। ओके, देखिए बेसिकली सेट से दो ही जगह से क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, ठीक है। और उसमें एक वेन डायग्राम है जिससे क्वेश्चन आता है, और एक कुछ प्रूविंग करवाएगा आपसे, ठीक है। इन्हीं दो जगह से क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। पहले हम लोग वेन डायग्राम को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक और कंसेप्ट समझना होगा, और वो कंसेप्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, पहले हम इस कंसेप्ट को समझ लें, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्सल जो सेट होता है उसको जो हम लोग दिखाते हैं वो इस तरह से दिखाते हैं, ऐसे यू टाइप का रहता है, ठीक है। कई कई जगह पे आप देखोगे ऐसे भी होगा, ऐसे भी रहता है। तो इस तरह से सिंबल में दिखता है और इस तरह से भी दिखता है। इसको जो हम लोग शो करते हैं वो यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट होता क्या है पहले वो समझ, ठीक है। ओके, यूनिवर्सल सेट देखिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो वेन डायग्राम को बराबर कर रहे हैं, थोड़ा सा वेन डायग्राम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वेन डायग्राम को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को यूनिवर्सल सेट को समझना जरूरी है, ठीक है। मतलब डायग्राम वगैरह पे हम लोग थोड़ा सा काम करें। अब यूनिवर्सल सेट कैसे, जैसे इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल की बात करें, ठीक है। स्कूल में आप चलिए किसी क्लासरूम की बात, क्लासरूम में बात अगर करते हैं, तो अगर हम एक सेट बनाते हैं वैसे बच्चों का जो मान लीजिए कि 90% लाए, 90% से ऊपर लाए, तो उनमें कुछ बच्चे आए, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 60% लेकर आए होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए एक सेट ऐसा बनाए हम जो आपको मोर देन 90% था, मोर देन 90% था। एक सेट हम बनाए आपको मोर देन, ठीक है, 60 to 90 बनाए। फिर ऐसे एक और सेट बनाए जो आपको मिलेगा कितना, बिलो टू 60। तो हम 3 सेट बनाए, और ये किसी एक क्लास की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए ए में कुछ बच्चे आएंगे, ए में कुछ बच्चे आ जाएंगे, एक सेट और इसमें कुछ बच्चे मिलेंगे, बी में कुछ बच्चे मिलेंगे, एंड सी में कुछ बच्चे मिलेंगे, ठीक। एबीसी में कुछ बच्चे मिलेंगे, ठीक है। देखिए ये बात तो किसी क्लासरूम का चल रहा है, तो जो क्लासरूम का बात चल रहा है ना, वही आपका इस क्वेश्चन के लिए या इस कंडीशन के लिए यूनिवर्स बन जाएगा, ठीक है। किसी, अब जैसे मान लीजिए एक कांस्टेंट की बात करें हम, जैसे एक लेते हैं ए ई आई ओ यू, और एक हम लोग लेते हैं मान लीजिए सेट आपको कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो अल्फाबेट जो पूरा 26 होता है वो क्या होगा, वो यूनिवर्सल बन जाएगा। तो ये दो डिफरेंट सेट्स है, ठीक है। लेकिन देखिए आपका ये आपका यूनिवर्सल में क्या होगा, वो 26 का 26 ही आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे हम दिखाएं कि आपको मोर देन 90% का एक सेट बना होगा, कुछ बच्चे आएंगे। बी में मान लीजिए 60 to 90% वाले बच्चे आए। सी में क्या, जो 60 से कम लाए हैं वो वाले आए। लेकिन बात तो पूरे क्लासरूम का बात हो रही है, तो जो ये क्लासरूम हो गया ना वो वही यूनिवर्सल हो इस क्वेश्चन के लिए, इस कंडीशन, इसी को हम लोग, और बहुत सारे एग्जांपल्स आगे हम लोगों को मिलते जाएगा जिससे हम बात को समझेंगे। कैसे भी यूनिवर्स वर्ड समझते हैं।
ठीक है, यूनिवर्स वर्ड हम लोग समझते हैं, बट यहाँ टाइम टू टाइम क्वेश्चन के साथ आपका क्वेश्चन में जो देगा उसके हिसाब से आपका यूनिवर्स बदलते रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल हम देते हैं कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, समझने की कोशिश करिए। अब किसी क्लास में ध्यान से देखिएगा, कोई क्लास में मान लीजिए सपोज करिए कोई क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो 50 ऐसे बच्चे हैं जो आपको, जैसे अभी आप लोग का एग्जाम चलेगा, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का चलेगा, मान लीजिए हम फिजिक्स और मैथ्स दो लेते हैं, हम बात करते हैं फिजिक्स और मैथ्स के ऊपर बात करते हैं मान लीजिए। तो मान लीजिए सपोज करिए कि क्लास में आपको 50 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स में पास कर, और ये मान लीजिए कि आपका फिजिक्स है, और 30 बच्चे ऐसे हैं जो आपको मैथ्स में पास कर, और 20 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में पास कर। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फिजिक्स में पास करने वाले कितने बच्चे हैं, समझिएगा, फिजिक्स में पास करने वाले कितने बच्चे हैं। ये सब जो हम लोग कहानी कर रहे हैं ना, यही वेन डायग्राम, डायग्राम के व्यू से जब हम बात करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो वेन डायग्राम का पार्ट हो जाता है। 70। मेरा सवाल ये था कि फिजिक्स में पास होने वाले कितने बच्चे हैं, तो देखो ये 50 तो हैं और ये 20 भी हैं, ये भी फिजिक्स के अंदर आ रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो फिजिक्स में पास किए और मैथमेटिक्स में भी। तो टोटल आपको 70 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स में पास। अगर आपसे ये कोई बोलेगा कि मैथ्स में पास होने वाले कितने बच्चे हैं, तो 30 + 20 50। अगर आपसे ये कोई पूछेगा कि दोनों में पास होने वाले कितने बच्चे हैं, दोनों में, तब आप कितना बोलेगा, 20। तब आप क्या बोलेगा, 20, 20 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में पास। अच्छा, आपसे अगर ये पूछेगा कि सिर्फ फिजिक्स में पास होने वाले बच्चे, सिर्फ फिजिक्स, उनको बाकी सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, तो आप बोलेंगे 50। देखिए फिजिक्स में पास होने वाले, देखिए फिजिक्स में पास होने वाले कितने हैं, 50। अच्छा, अगर मैथ्स में पास होने वाले कितने हैं, 30। फिजिक्स और मैथ्स, ये सिंबल है जिसको हम लोग आगे समझेंगे, लिखा जाता है मिडिल वाले को, फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी, दोनों में 20। अगर हम ये बात करें कि ओनली फिजिक्स में कितने हैं, ओनली फिजिक्स में, सिर्फ फिजिक्स में, सिर्फ फिजिक्स वाला वो पार्ट जिसका मतलब फिजिक्स का वो पार्ट आप लीजिए जिसका मैथ्स से कोई मतलब नहीं, तो ये वाला एरिया जो है ना वो मैथ्स में भी, अगर ये फिजिक्स या मैथ्स है तो ये एरिया वैसा है जो मैथ्स के साथ भी इंक्लूड हो गया है। तो ये आप ओनली फिजिक्स बोला है, तो ओनली फिजिक्स वाला मतलब ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है वो ओनली फिजिक्स। तो ओनली फिजिक्स कितना हो जाएगा, और कोई आपसे पूछे कि ओनली केमिस्ट्री कितना हो जाएगा, तो ओनली केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री रहेगा, ओनली मैथ्स की बात करते हैं तो हो जाएगा 30। देखिए जब फिजिक्स की बात करें तो पूरा फिजिक्स बात होगा, पूरा जो राउंड है पूरा में बात हो रहा है फिजिक्स। जब फिजिक्स में बात की तो यहाँ पे गलती हुआ है, देखिए नंबर ऑफ फिजिक्स कितना हो जाएगा, 50 + 20 70। नंबर ऑफ मैथ्स कितना हो जाएगा, ये भी गलती है, 50। मैथ्स एंड फिजिक्स मतलब मैथ्स वाले भी और फिजिक्स वाले भी कितने हैं, 20। सिर्फ फिजिक्स 50, सिर्फ मैथ्स 30। इज इट क्लियर। देखिए यहाँ पे गलती की, तो यहाँ पे गलती हो गया, ठीक है, ध्यान नहीं करने से ये हो जाता है। फिजिक्स का मतलब ये पूरा पूरा ये राउंड है वो पूरा, तो 50 इधर दिख रहे हैं, 20 इधर दिख रहे हैं, तो आपका 70। मैथ्स की अगर आप बात करते हैं तो 30 यहाँ, 20 यहाँ, 50। मैथ्स एंड फिजिक्स, इसको हम पढ़ते हैं एंड, मैथ्स एंड फिजिक्स, ये वाला पार्ट, मतलब ये वो पार्ट है जो फिजिक्स में भी है और ये वो पार्ट है जो मैथ्स में। जैसे 20 लोग हैं जो मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों में आपको मतलब पास किए हैं, जो भी पास पे अगर बात हो रही है तो पास पे, और ओनली फिजिक्स जिसमें सिर्फ जिनको फिजिक्स से मतलब है तो ये वाला पार्ट है 50। ओनली मैथ्स ये वाला पार्ट है 30। तो ये हम लोगों का एक डाटा। इज इट क्लियर, ठीक है, ये आपको क्लियर है कहानी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बड़े आगे बहुत सारी बात आप जानते हैं पहले से, और खास के आईसीसी बोर्ड वाले तो काफी ज्यादा जानते हैं। और हम लोगों को ऐसे भी सेट्स में बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि सेट से क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन में वैसे आते नहीं उस तरह, मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, उसमें सेट्स रिलेशनल फंक्शन मिला के आते हैं, इंडिविजुअल सेट से बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं। ओके चलिए यहाँ तक बात हो गया। तो यूनिवर्सल सेट पे हम लोग समझने का कोशिश किए कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट
यूनिवर्सल सेट, ठीक है। वेन डायग्राम, जो डायग्राम के थ्रू जब हम काम करना चालू करते हैं तो वो वेन डायग्राम हो जाता है। यूनिवर्सल उसी का पार्ट है, ठीक है। जैसे हम पिछली बार थोड़ा सा एक दो एग्जांपल से समझाए हम आपको, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, जो मेन चीज है वो है आपका ऑपरेशन ऑन सेट। देखिए, जब आप अलजेब्रा पढ़ते थे तो कुछ ऑपरेट करते थे आप, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अरे हो जाएगा, एक बच्चे का कहना है कि लॉजिकल क्वेश्चंस में वेन डायग्राम समझ में नहीं आता है। अरे यार स्टार्ट किए हैं, अभी सेकंड क्लास चल रहा है, दूसरा क्लास चल रहा है, एक दो क्लास और होने दीजिए, 3-4 क्लासेस में आ जाने दीजिए, सब समझ में आ जाए। देखिए, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएं तो आपको क्या बोले, आराम से रहिए, आएगा धीरे धीरे समझ। जब हम लोग बढ़ते गए तो हर तरह की चीज को हम लेना चालू, ठीक है। अभी भी ट्रिगो में स्कोप है, अगर हम 15-20 दिन ट्रिगो और पढ़ा सकते हैं, स्कोप है, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन चलिए वो उसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू करते जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा वेट करिए, अभी तो स्टार्ट है, सेकंड क्लास है, ठीक है, हो जाएगा। ऑपरेशन ऑन सेट्स, जैसे देखिए अलजेब्रा के अंदर क्या है, अलजेब्रा के अंदर का क्या कहानी है कि जैसे आप अलजेब्रा पढ़ते हैं तो वहां पे आप एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वहां पे आप इनके जरिए आप ऑपरेशन करते हैं। तो उसी तरह से सेट्स में क्या है कि सेट्स में भी आपको कुछ ऑपरेशन करना होता है, सेट्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन करना होता है। तो वन बाय वन हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, देखिए पहला आएगा यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B, बस यूनियन ऑफ टू सेट्स। ऐसे यूनियन ऑफ सेट्स लिखना चाहिए, जरूरी नहीं कि टू ही तो, लेकिन हम यहाँ पे दो सेट को दिखाए भी दिए, तो मतलब हम लोग एक पहला ऑपरेशन सीख रहे हैं यूनियन, दो सेट के बीच, ठीक है। जैसे सपोज करिए, एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है 1 2 3 4, इसको पढ़ा क्या जाता है पहले वो समझ लें, इसको पढ़ा जाता है यूनियन। आप बोलेगा अभी तो यूनिवर्सल पे बात कर रहे थे, एक्चुअली यूनिवर्सल जो होता है थोड़ा सा ऐसे होता है, ठीक है। और ये बी जो है आपका, मान लीजिए सपोज करिए बी, ले लीजिए 4 5 और 6 ले लीजिए, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम मतलब समझते हैं यूनियन का होता क्या है। जैसे हम ए यूनियन बी लेंगे, कंबाइन करना। यूनियन में देखिए कैसे होगा, बहुत सिंपल है, मैक्सिमम बच्चों को आता भी है। यूनियन में अगर मान लीजिए किसी भी दो सेट्स के बीच में आप यूनियन कर रहे हैं, तो आप क्या करिए, एक का पूरा लिख दीजिए, एक का पूरा लिखिए, तो 1 2 3 4 लिख दिया। अब हम दूसरे वाले पे आ रहे हैं, दूसरे में जो चीज लिख चुके हैं उसको छोड़ दीजिए, जैसे आप 4 लिख चुके, अब उसका जो बाकी बचता है उसको लिख दीजिए, दैट इज अ ए यूनियन, दैट इज अ ए यूनियन बी। कुछ और समझते हैं, जैसे मान लीजिए ए हो गया 1 2, बी हो गया आपके पास 3 4, तो आपसे पूछे कि ए यूनियन बी क्या होगा। तरीका बहुत सिंपल है, आप किसी एक का पूरा लिख लीजिए, 1 और 2 लिख देंगे, और दूसरे का देखिए कुछ रिपीट तो नहीं है इसमें, नहीं, तो आप 3 और 4, दैट इज ए यूनियन। एक और एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए ए आप ले लिए 1 2 3, और बी ले लिए आप 1 2 3 4 5 6 ले लिए। यहां आपको निकालना है ए यूनियन बी, तो एक का आप पूरा लिख लीजिए, चलिए हम इसको लिख लेते हैं 1 2 3, और दूसरे में जिसको लिख चुके उसको छोड़ दिया, 1 2 3 तो मैंने लिखा हुआ है, ये हो गया क्या 4 5 6। अच्छा ये किसके बराबर आ रहा है, बी के बराबर, वो अलग बात है, बी के बराबर आ गया तो पहले पैटर्न को नहीं छोड़ना, एक का पूरा लिखे, दूसरे में जिसको लिख चुके उसको छोड़ दीजिए, जैसे 1 2 3 आप लिख चुके तो छोड़ दीजिए, बाकी जो रेस्ट बचता है उसको लिखिए। तो ये आपका यूनियन निकालने का तरीका। जिन बच्चों को नहीं आता, जो भी बच्चे नहीं जानते हैं, उम्मीद करते हैं वो सीखे हो यूनियन निकालना। ऐसे मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चे यूनियन निकालना जानते हैं, ठीक है। ये एक तरह का ऑपरेशन है सेट्स के बीच, ठीक है। तरीका क्या होता है, ठीक है, यही तरीके से हम लोग करते हैं। किसी दो सेट का अगर यूनियन निकालना है तो ऐसे निकालते हैं, और उम्मीद करते हैं आप सीख पाओ। अब इसे मान लीजिए सपोज करिए कि अगर आपको यहाँ पे ऐसे कुछ दे दे, एक और सेट हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, मान लीजिए सी आपके पास है 6 और 8, और आपसे निकालने अब क्या बोल रहा है, अब निकालने बोला है कि आप ए यूनियन बी यूनियन सी निकालिए। सिंपल है, तो सबसे पहले क्या करेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी का रिजल्ट कितना है 1 2 3 4 5 6, और सी
जो यूनियन है वो कितना है 6,8। तो ऐसे केस में जब यूनियन करेगा तो यूनियन का वही तरीका होता है। अब देखिए अब आप क्या करो, अब आप क्या करो, इस सेट जो इससे एक सेट तैयार हुआ वो और जो ये एक सेट है वो, उनके बीच में आप क्या ले रहे हो, यूनियन ले रहे हो। जब इनके बीच में ले रहे हो तो क्या होगा 1 2 3 4 5, एक का तो पूरा लिख लो और दूसरे में देखो कुछ लिख चुके तो छोड़ दो, 6 लिखा हुआ पहले से, और दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियर है, यूनियन का कंसेप्ट क्लियर है, पहले वो इस पे बात कर लें। यूनियन का कंसेप्ट क्लियर है, कोई डाउट है, कोई डाउट यूनियन को लेके? देखिए पहले ऑपरेशन समझना है ना, ऑपरेशन अगर हम सारे का समझेंगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जानते हैं, अभी हम लोग आगे जो लड़ाई करने जाएंगे ना तो उसके लिए हम लोग क्या करें ना, सब जितना अभी टूल्स जमा कर रहे हैं सब ये सब हथियार है सब जमा कर रहे हैं, पहले वो जमा हो जाए उसके बाद हम लोग फिर लड़ने जाएंगे। तो ये सब चीज एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सब में अगर आपको दिक्कत है और ये सब में अगर प्रॉब्लम है तो आप अच्छे क्वेश्चन से फिर काम नहीं कर पाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। चलिए हम लोग बात कर रहे थे यूनियन पे, चलिए थोड़ा और बात कर रहे हैं। देखिए जब आप ए यूनियन बी लेते हैं तो क्या होता है पहले वो समझिए। ओके, जब आप ए यूनियन बी लेते हैं तो क्या होता है, जैसे आप ए यूनियन बी यहाँ पे तो क्या होगा, आप एक का पूरा लिखें और दूसरे का जो रिपीट है उसको छोड़ दीजिए बाकी। मतलब ए यूनियन बी भी क्या बनाया, ए यूनियन बी भी आपका क्या बनाया, एक सेट बनाया, एक सेट बनाया। ऐसे ए भी एक सेट है, बी भी सेट है, दोनों के बीच में एक ऑपरेशन की, कैसा ऑपरेशन था, यूनियन का ऑपरेशन। इससे क्या हो, एक नया सेट तैयार। देखो अब हम एक मतलब समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि हम कोई एलिमेंट लेते हैं एक्स, एक्स कोई एलिमेंट है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल मतलब कुछ कुछ भी हो सकता है, इस जगह पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 कुछ भी हो सकता है। तो एक एलिमेंट हम लिए जो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी को, समझिएगा ये समझना बहुत जरूरी है जो मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जब हम लैंग्वेज क्वेश्चंस पर काम करेंगे और जो कुछ प्रूविंग करेंगे तो इनका मतलब हम लोग को ठीक से समझ में आना चाहिए। देखिए एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी, मतलब कोई एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 किसका एलिमेंट है, ए यूनियन बी। अगर हम यहाँ पे 2 के बारे में बोलेंगे तो क्या होगा, 2 बिलोंग टू ए यूनियन बी। 4 क्या है, 4 बिलोंग टू ए यूनियन बी, 4 किसका एलिमेंट है, ए यूनियन बी। उसी तरीके से हम बता रहे हैं कि एक्स बिलोंग किसको कर रहा है, ए यूनियन बी को। एक्स जो है आपका बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी, मान ली एक्स जो है इसमें है। तो अगर कोई एलिमेंट इसमें है तो वो ए और बी में कहां पे रहेगा, तो हम लोग लिखते हैं, तब क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग ए को करेगा, या तो ये एलिमेंट ए में मिलेगा, मतलब इसमें तो है ए एलिमेंट बी में, तो ये एलिमेंट है हम यही से लिए हैं, लेकिन ये एलिमेंट ए और बी में कहां पे मिलेगा, क्योंकि इसी का ऑपरेशन किया हुआ ना। तो हम बोलेंगे एक्स बिलोंग ए करेगा या एक्स बिलोंग बी। अब इसका मतलब समझते हैं, एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। अब इसे आप 1 ले लीजिए, 1 ले लीजिए। अब ये 1 किसका एलिमेंट है, ए यूनियन बी का, बट ए में अगर हम ध्यान दें तो ए में तो है ही लेकिन बी में नहीं। 2 पर आइए, 2 देखिए ए में है लेकिन बी में नहीं। 3 पर आइए, ए में है लेकिन बी में नहीं। 4 पे आइए, 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों जगह दिख रहा है, दोनों जगह 4 दोनों जगह दिख रहा है। अब आइए 5 पर आइए, 5 कहा ए में नहीं है लेकिन बी में है। 6 पर आइए, 6 बी में है लेकिन ए में नहीं है। तो हम लोग क्या सीखे, हम लोग ये सीखे कि ए यूनियन बी में जो भी एलिमेंट होता है वो या तो ए में मिलेगा या तो बी, दोनों में भी मिल सकता है, बट ये श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी किस बात का आपने, श्योरिटी ये दी है कि या तो ए में मिलेगा या तो बी में, दोनों में किसी एक जगह जरूर मिल जाएगा। जैसे आप 5 आइए, ए में नहीं मिला लेकिन बी में मिल गया। 2 आइए, बी में नहीं मिला लेकिन ए में मिल गया। 4 आइए, दोनों में मिला, बट ये कोई श्योरिटी नहीं है कि दोनों में मिले, इसका कोई गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन गारंटी किस बात का दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जरूर दोनों में से एक जगह मिल जाएगा। इसीलिए हम लिखें कि अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी को बिलोंग करता है तो वो या तो ए में मिलेगा या तो बी में मिलेगा। मतलब कहीं पर अगर ऐसे लिखा हुआ है कि एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी, तो आप अगले स्टेप में लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। इज इट क्लियर? इस चीज को समझना बहुत जरूरी है।
यही चीज मेन समझना है, आगे ऐसे ही सब चलेगा और आपको समझ में आना चाहिए ये कहानी क्या है। ठीक है, मान ली ए यूनियन बी, ये नंबर आगे खत्म हो जाता, नंबर नहीं चलता। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट अगर ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है, इसलिए वेरिएबल ली, कोई स्पेशल नंबर नहीं है, कोई भी एलिमेंट अगर ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है तो ये एलिमेंट या तो ए में मिलेगा या तो बी में मिलेगा। दोनों में मिलेगा जरूरी नहीं, लेकिन किसी एक में तो जरूर मिलेगा 100%। अब देखो कोई भी नंबर देख लो, कहीं ना कहीं जरूर दोनों में से मिल जाएगा। हाँ, 4 एक ऐसा नंबर जो दोनों में मिल रहा है, बट ये इसका प्रॉपर्टी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। जैसे हम एक और ले लें, जैसे हम ए ले लें 1 2 3 और बी ले लें 4 5 6 और इसके बेस पे हम ए एंड बी वाला बना दें, इसके बेस पे बना दें। तो अब देखिए, अब 4 यहाँ नहीं है ए में, अब 4 कहाँ बी में। तो श्योर बात कौन हो रहा है कि ए यूनियन बी का एलिमेंट जो है वो या तो ए में मिलेगा या तो बी में मिलेगा। इज इट क्लियर? यहां तक मानते हैं कि आपको क्लियर होगा। चलिए हम कुछ वेन डायग्राम से भी आपको थोड़ा सा और कंसेप्ट इसको सिखाते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि इसको ऑपरेशन समझ जाना, ऑपरेशन समझ जाए उसके बाद फिर आगे बहुत कम दिक्कत होता है। हम नहीं चाह रहे कि जहां हम फंसे वहां पे चीज को क्लियर करते हैं, मिटाते हैं इसको। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग क्या सीखे कि ए यूनियन बी जो आपका है वो होगा 1 2 3 4 5 और 6। हम लोग एक और चीज क्या सीखे कि अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो या तो ए को बिलोंग करेगा या तो बी को बिलोंग। चलिए इसी चीज को हम लोग वेन डायग्राम से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। वेन डायग्राम सबसे पहले एक, जब भी वेन डायग्राम बनाते हैं तो आप एक ऐसे यूनिवर्सल एक बना लिया ऐसे। ओके, अब देखिए आप ए लिख दो, ए जब लिखते हो तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट है, बी भी लिख दो, ये ए है और ये बी। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 4 को यहाँ क्यों लिखे, 4 दोनों जगह पे था इसलिए। ये 5 हो गया और 6 हो गया, ये आपका ए यूनियन बी हो गया। देखिए ए यूनियन बी को अगर मान लीजिए वेन डायग्राम, ठीक है, अगर शेड करना तो कैसे होगा मालूम? अगर ए यूनियन बी को आपको कोई शेड करने बोल दे तो इसका मतलब क्या है, देखिए आपको कोई जगह नहीं छोड़ना है, ये पूरा जगह ए यूनियन बी का पूरा। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ये पूरा, ये कहाँ पे पूरे में फैला हुआ। तो ए यूनियन बी को अगर कोई शेड करने बोले तो आप पूरा शेड करेगा। दिस इज अ ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी के लिए शेड करना अगर होगा, ये पूरा का पूरा शेड होगा पूरा। ठीक है, दिस इज ए यूनियन बी इस केस के लिए। देखिए हम लोग क्लियर है यहाँ तक। लेकिन जानते हैं बच्चे ये तो पढ़ते हैं और ये उनको शेड पता भी होता है, कभी भी कोई बोले कि ए बी का शेड कैसे होगा, ए बना दिए बी बना दिए। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा पार्ट है, मान लीजिए ए का पार्ट है और ये बी का पार्ट है, तो ये जो पूरा पार्ट है ऐसे, ये किसको शो करेगा, ए यूनियन बी को शो करेगा। चलिए अब एक पार्ट हम आपको और दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए आप ले लो 1 2 और बी ले लो आप मान लो कि 3 4। तो ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4। चलिए सर हम वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम, जब आप वेन डायग्राम बनाए तो देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं तो अलग अलग लेना होगा। लेकिन ज्यादातर लोग ये जो अभी बता रहे हैं ये सब मिसिंग करते हैं, इनके दिमाग में सिर्फ यही बैठा रहता है। लेकिन ए यूनियन बी तो निकला है, अगर ए यूनियन बी का शेड करेगा तो कैसे होगा, तो इसका शेड ऐसे होगा, ए वाला पूरा पार्ट कर लो क्योंकि ए का पूरा एलिमेंट इसमें मिल रहा है, और बी वाला पूरा पार्ट कर लो क्योंकि बी का पूरा एलिमेंट मिल रहा है। तो दिस इज द ए यूनियन बी। मतलब यही चलता है 99% केस में यही दिखेगा, एक्सेप्शनल केस दिखा रहे हैं हम आपको वेन डायग्राम में खास के। ऐसे होता तो आराम से लिख देते हैं, लेकिन वेन डायग्राम में ये जल्दी लोगों को पछता नहीं। लेकिन आप देखिए ये भी तो सही है, यूनियन तो निकला ही निकला है ना। तो अगर हम बोले कि ए यूनियन को शेड करो तो कैसे करोगे, ए का पूरा पार्ट है, बी का ही पूरा पार्ट है, ये पूरा शेड होगा। क्लियर है यहाँ तक? देखिए एक एक चीज एकदम बारीकी से समझना है। ए क्यूब इज इक्वल टू 1 है तो ए इज इक्वल टू 1 का बड़ी सोचता है लोग।
मैसेज पढ़ने का हम मैसेज बच्चे कह रहे हैं, थोड़ा सा देख ले क्या है। सर अगर a क्यूब इक्वल टू 1 हो तो a इक्वल टू 1 के अलावा और कोई वैल्यू पॉसिबल है? कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है लोग। हाँ पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। दो तो आपको इमेजिनरी वैल्यू पॉसिबल है। ओके चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक केस हुआ इस तरह का, ये इस तरह का केस हुआ ए इन बी का, और ये केस आपको ऐसा हुआ। चलिए एक केस हम आपको और दिखाते हैं। अगर हम आपको एक वेन डायग्राम बनाने बोले, मिटाते हैं इसको, ठीक है। अगर हम आपको एक वेन डायग्राम बनाने बोले, आप किसका बनाने बोले, देखिए थर्ड हम बोले आप किसका वेन डायग्राम बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए का जो भी है वो बी का है, उसका अंदर ये होता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब देखिए इसके वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है वेन डायग्राम, ध्यान से देखिएगा। देखिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो पहले आप बी बना लो और उसके बाद अंदर में ए बना लो। तो ये जो आपको दिख रहा है दैट इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए क्या होगा, बी के अंदर होगा, क्योंकि ए का जितना भी चीज है वो सब बी का है। ए का जितना भी चीज है वो सब आपको इसका है, बी का है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे आपसे ये पूछें कि बताइए कि ए यूनियन बी क्या होगा, अगर आपसे ये पूछते बताइए कि ए यूनियन बी क्या होगा, अरे खुद देखो ना, ए में जितना भी चीज है वो सब बी में है। मतलब ऐसा कुछ नहीं लग रहा तुमको कि ए अगर मान लो 1 2 3 है और बी मान लो कि 1 2 3 4 5 है, तो जैसे मान लो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ऐसा कुछ। तो व्हाट इज द ए यूनियन बी, खुद सोचो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, 1 2 3, इतने तो लिखा ही हुआ 4 5, तो ध्यान से देखने से पता चला कि बी हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप वेन डायग्राम में जाइएगा तो आपको ये होगा वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी, और इस केस में ए यूनियन बी किसके बराबर है, बी के बराबर है। ये क्लियर हो। अक्सर बच्चे सबसेट के क्वेश्चन में प्रॉब्लम उनको होता है, लेकिन देखिए बहुत आराम से हम समझा रहे हैं। पिछले दिन आपको सबसेट का मतलब समझाया था, आज सबसेट के कुछ कुछ बीच बीच में क्वेश्चंस ला रहे हैं, ठीक है। फिर से इसको रिपीट कर देते हैं हल्का सा। देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सा चीज है, हम बात करने जा रहे हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब है कि भाई ये ऊपर वाला बी हो जाएगा, अंदर वाला ए हो जाएगा। ये जो हम बनाए हैं ये ए इज अ सबसेट ऑफ बी को शो कर रहा है। अगर हम ये बात करें कि व्हाट इज अ ए यूनियन बी, तो बहुत सिंपल सा बात है कि ए और बी का अगर यूनियन लीजिएगा तो बी वाला पूरा पार्ट आ जाएगा बी। तो वेन डायग्राम में दिखेगा तो कैसे दिखेगा, वेन डायग्राम में आपका यही आपका बी ऊपर बनेगा और ए नीचे बनेगा। तो यानी कि ए यूनियन बी का कलर कितना आ रहा है, पूरा का पूरा बी आ रहा है, तो पूरा बी को कलर करना होगा, तो ये जो दिखेगा वो ए यूनियन बी को दिखेगा। यहां तक क्लियर है कि कोई डाउट है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा। ठीक है आगे बढ़े, नेक्स्ट अगले ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं इसको आप समझ गए होंगे, यूनियन पे जो भी बात हो रहा था। नेक्स्ट है आपके पास ऑपरेशन इंटरसेक्शन का, देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी। ए इसको पढ़ते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन बी, मतलब समझते क्या ए इंटरसेक्शन बी। सपोज करिए कि ए हम ले लेते हैं एक सेट 1 2 3 4 और एक बी सेट ले लेते हैं हम लोग मान ली 3 4 5 6। सवाल ये कि व्हाट इज द ए इंटरसेक्शन बी, सवाल ये है व्हाट इज द ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी में हम लोग करते क्या है पहले वो समझिए। जो कॉमन पार्ट है ना वो लिखते हैं, जो कॉमन पार्ट है वो लिखते हैं। मतलब अगर एक लाइन अगर इसके बारे में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी के बारे में लिखवा देते हैं हम लोग। ए सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, ए सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, ए सेट ऑफ क्या है, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी का जो कॉमन एलिमेंट है वही आपका इंटरसेक्शन होता है।
तो मतलब इस केस में अगर हम बात करें तो 3, दिस इज A इंटरसेक्शन B, दिस इज A इंटरसेक्शन B। ये क्लियर हुआ? इंटरसेक्शन सिंपल है, दो सेट के बीच का जो कॉमन पार्ट होता है उसी को हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई अगर आपको ऐसे लिख दे, जो हम बोले यार उस पर ध्यान देगा, कहीं भी ये लिख दे कि x बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B। देखिए कोई एलिमेंट है, देखिए A इंटरसेक्शन B क्या बना रहा है, एक सेट बना रहा है। तो अब ध्यान से देखिए, अगर कोई लिख दे ऐसे कि x बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B, मतलब ये जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B, तो A और B में क्या होगा इसका पोजीशन? तो बड़ा सिंपल, जैसे 3 पर है, ये 3 कहां पे? A इंटरसेक्शन B में, 3 और 4 कहां? A इंटरसेक्शन B वाले सेट में, और 3 A और B में कहां पे? A में भी है और B में। 4 कहां? A में भी है, B में, मतलब इसका जो भी एलिमेंट है वो A और B दोनों में मिलता है। तो हम लिख सकते हैं इसको कि अगर कोई इस तरह का चीज दिखाए तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग टू A एंड, और नहीं एंड, द मस्ट है कि मिलेगा ही मिलेगा दोनों में, x बिलोंग टू। इज इट क्लियर? x बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होगा? x बिलोंग टू A एंड x बिलोंग टू B, ठीक है। x बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B का मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट A इंटरसेक्शन B में मिलेगा तो वो 100% A और B दोनों में मिलेगा, तो हम लिखेंगे x बिलोंग टू A एंड x बिलोंग टू B। और इससे पहले क्या लिखवाए थे, याद है आपको? A यूनियन B में, याद करिए। इसमें लिखवाए थे कि जरूरी नहीं है कि ये एलिमेंट दोनों में मिल जाए, लेकिन एक चीज श्योरिटी है कि किसी एक में जरूर मिलेगा। तो x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू B इस पर लिखा। और इसमें क्या श्योरिटी है कि देखिए 3 यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, 4 यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, मतलब श्योर है कि ये एलिमेंट जो है दोनों जगह मिलेगा। जब दोनों जगह मिलेगा तो श्योरिटी नहीं है कि x बिलोंग टू A एंड, यही चीज इंपॉर्टेंट है, एंड। ये जो एंड दिख रहा है आपको, यही वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, एंड x बिलोंग टू। इज इट क्लियर? जल्दी बोलिए, ये क्लियर है? मिटाएंगे इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसे थोड़ा वेन डायग्राम हम आपको दिखाते हैं। जैसे सपोज करिए कि एक वेन डायग्राम आपको बनाते हैं, ठीक है। एक ले लिया हम लोग A और एक ले लिया हम लोग B, A और B ले लिया। ध्यान से देखते हैं हम लोग 1 2 1 2 3 4 5 6 ये। व्हाट इज A इंटरसेक्शन B? A इंटरसेक्शन B इज 3 और 4। मतलब ये हुआ कि ये जो पार्ट है, जैसे किसी भी इसमें, ये जो कॉमन पार्ट कौन सा है? ये वाला है। ये किसको डिनोट करता है? A इंटरसेक्शन। अच्छा, यूनियन वाला पार्ट कौन है? ये वाला पूरा। यूनियन की अगर हम बात करें तो ये आपका पार्ट होगा यूनियन वाला, ठीक है। यूनियन वाला पार्ट होगा A यूनियन B, ये वाला। इंटरसेक्शन बोलेंगे तो ये वाला पार्ट होगा। चलिए, उम्मीद है आप धीरे धीरे आप समझ रहे हैं, ठीक है। ये आपको जो दिखा रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं? हम आपको A इंटरसेक्शन, जो ग्रीनी एरिया आपको दिख रहा है, जो ग्रीनी एरिया दिख रहा है वो आपका A इंटरसेक्शन B का एरिया है। अब देखिए, जरूरी नहीं कि हर बार इतना प्यारा सिचुएशन मिले, कुछ कुछ सिचुएशन गड़बड़ भी मिल सकता है, दिखाते हैं। जैसे एक सिचुएशन आपको ऐसे मिला, वेन डायग्राम से दिखा देते हैं। जैसे पहला, दूसरा दिखाते हैं। ये दिखाया आपको, यहाँ पे देखो, एक सेट आपको ऐसे दिया, जैसे 1 2 दे दिया हमारा, और दूसरा सेट ऐसे दे दिया 3 4 दे दिया। ओके, ये मान ली A और B। तब आपसे पूछा कि व्हाट इज A इंटरसेक्शन B? व्हाट इज A इंटरसेक्शन B? ये वाला केस। A आपको 1 2 दे रहा है, B 3 4 दे रहा है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? तब हम लिखेंगे A इंटरसेक्शन B इज 5। और हम लिखते हैं A, इसको एक और चीज दिखाते हैं, A एंड B आर disjoint set, disjoint set, A and B are disjoint set। इसको हम लोग पढ़ते हैं कि A and B यहाँ पर क्या है? disjoint set है। बेटा इसको। अच्छा, इसमें एक और हम लोग कहानी बना सकते हैं, लेकिन तीसरा कहानी देखिए क्या है, थर्ड देखते हैं हम लोग। हम लोग मान लेंगे कि हम लोग ड्रॉ करते हैं ये वाला, A is a subset of B। तो चलिए एक वेन डायग्राम तैयार करते हैं, यहाँ पे क्या होगा? A जो है सबसेट है B का, A is a subset of B। तो सवाल ये आपसे पूछा गया कि बताइए कि व्हाट इज A इंटरसेक्शन B? आप बताओ तो, व्हाट इज A इंटरसेक्शन B?
ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? आपको नहीं लग रहा है? देखो ए और बी का इंटरसेक्शन ए ही होगा, क्योंकि कॉमन पार्ट तो यही दिख रहा है आपको। ए के पास जो भी वो सब बी में है, तो कॉमन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, आपका रिजल्ट देगा ए। ठीक है, इस पे थोड़ा सा हम लोग को कमांड करना है, जो ये सबसेट वाला पार्ट है ना, उसको थोड़ा सा कमांड करना होता है। तो ये हम लोग किसका ऑपरेशन किए? इंटरसेक्शन का ऑपरेशन किए। क्या क्या समझे हम लोग पहले? कि जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होता है उसी को इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या सीखे? ये सीखे, लैंग्वेज में हम ये सीखना बहुत जरूरी था वेरिएबल केसेस में। तो वेरिएबल केसेस में हम ये सीखे कि कोई भी एलिमेंट अगर ए इंटरसेक्शन बी में है, इसका मतलब वो ए और बी दोनों में मिलेगा। ठीक है, कुछ वेन डायग्राम्स हम लोग सीखे कि ये वाला पार्ट होता है जनरली वो इंटरसेक्शन का पार्ट होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा विजिट होता है जहाँ पे कुछ भी कॉमन ना हो, तो दैट केस में इंटरसेक्शन भी 5 होगा। और ए, और उसको हम लोग लैंग्वेज में बोलते हैं कि A and B are disjoint set। ओके, अगर सबसेट के मामले में आए कि A is a subset of B, अगर वेन डायग्राम में आए तो ऐसा वेन डायग्राम बनेगा इसका। ठीक है, और अगर हम इनमें A इंटरसेक्शन B करें तो ऑफ कोर्स A वो पार्ट है जो दोनों में कॉमन है, तो A इंटरसेक्शन B का वैल्यू क्या होगा? A होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ये वाले पार्ट में। चलिए हम लोग तीसरे ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड ऑपरेशन। ठीक, कितना अच्छे से समझे ना, जब क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ही चीज को बहुत क्लियर करता है। ओके, नेक्स्ट है तीसरा ऑपरेशन जो है वो देखते हैं, थर्ड ऑपरेशन, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अगला है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। पहला देखिए क्या है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी। ये बस एक सिंबल है, ऐसा नहीं कि a से b सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये सब सिंबल है और कुछ नहीं। a माइनस बी जो हम लोग पढ़ते हैं ये बस एक सिंबल है, ये सब्ट्रैक्शन नहीं। ठीक है, तो लिखते हैं a set of element, a set of element of a which are not common with b। पहले इस लाइन को पढ़, a माइनस बी का मतलब क्या है? a set of element of a which are not common with b। एक एग्जांपल समझाएं तो शायद आपको समझ में आसानी से आ जाए। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि a ले लीजिए आप 1 2 3 4 5, ये देख लेते हैं काफी। एक दूसरा ले लेते हैं हम लोग 4 5 6 7 8। अगर हम a माइनस बी लेंगे तो क्या होगा? सवाल एक, a माइनस बी लेंगे तब क्या होगा? चलिए हम एक बार a को लिख ही देते हैं, 1 2 3 4 5 6 and minus 4 5 6 and 7 8, ये लिख दिया हम लोग। स्टडी किस पे कर रहे हैं? हम लोग तीसरा ऑपरेशन पे कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पे कर रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 होगा बस, चलिए 6 आप नहीं होगा बताइए, जल्दी से बताइए कि क्या होगा। सर। A 1 2 3 4 5 होगा बस, 6 लिख दिया एक्स्ट्रा।
सॉरी, हाँ जी, हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पे, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पे क्या होगा, कोई मैसेज क्या क्या? सर ए में एक्स्ट्रा लिख दिया है सर, अब 6 नहीं होगा। ओके, देखिए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में क्या लिखिए, सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट कॉमन विद बी। देखिए ये 4 क्या है, यहाँ पे, ये 5 कहाँ है, यहाँ पे, ये 6 कहाँ है, यहाँ पे। एक तरह से आप ऐसे सोचिए ना, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। A set of element of A which are not common with B, तो रिजल्ट होगा 1 2 3। कुछ लोग 7 और 8 भी बोल देते हैं, लेकिन आप स्टेटमेंट को पढ़िए, सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ A which are not common with B, B से कोई मतलब ही नहीं। आपको ये सब देखना है, जो सेम सेम को हटाने का बचता क्या है, 1 2 3। अगर इसी क्वेश्चन में हम आपसे ये बोल दे कि B माइनस A क्या होगा, तो 4 5 6 7 8 माइनस 1 2 3 4 5, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए एकदम साफ साफ है, यहां से देखिए 4 से 4 चल जाएगा, 5 से 5 चल जाएगा, ठीक है, ठीक है, बचेगा कौन, 6 7 8। अच्छा 6 यहां लिख दीजिए ना, तो 6 नहीं था, चलिए कोई बात नहीं। बी माइनस ए में क्या हो, बी को पहले लिखे, ए को बाद में लिखे। हम लोग बी माइनस ए करें तो हम लोग ये देखना है कि सेम सेम कोड आगे कौन कौन बचता है। तो यहाँ पे देखिए 4 आपको दोनों जगह पे मिलेगा और 5 दोनों जगह पे मिलेगा, तो बचेगा कौन, 6 7 8। इसका क्या बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं, आप जिसको पहले लिखते हैं बस उसी में ध्यान रखना। 6 7 8 इज द राइट आंसर, तो बी माइनस ए का ये आंसर होगा। कुछ लोग गलती से वो भी लिख देते हैं, जैसे 6 7 8 1 2 3 भी लिख देते हैं, वो गलत है। आपको देखना है सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट कॉमन विद बी, मतलब सेट ए का वो एलिमेंट जो बी के साथ कॉमन नहीं है, वही आपका आंसर होगा। चलिए इसमें एक और चीज हम लोग सीखते हैं, लैंग्वेज में थोड़ा सीखते हैं इसको। सपोज करिए, ओके, अगर कोई वेरिएबल a माइनस बी को बिलोंग करेगा तो आप कैसे लिखेगा। देखिए ये सब चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएगा ना इसी के ऊपर एग्जाम में आएगा। ये सब नहीं, जो ऊपर कर रहे हैं उस पर क्वेश्चन नहीं आता है, और ऊपर वाला से अगर क्वेश्चन आ भी गया तो एक आध मार्क्स में आएगा, उससे ज्यादा उम्मीद मत करिए। बड़ा क्वेश्चन इस सब में नहीं आता है। x बिलोंग टू a माइनस बी, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि x जो है a को तो बिलोंग, आप ध्यान से नोटिस करिए, 1 पे बात करते हैं, 1 1 कहाँ मिलेगा, a में मिल जाएगा। 2 कहाँ मिलेगा, a में मिलेगा। 3 कहाँ में मिलेगा, a में मिलेगा। लेकिन क्या 1 2 3 b में मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आप कैसे लिखेगा, x बिलोंग टू a, अगर कोई एलिमेंट a माइनस बी में है तो वो a में तो 100% बिलोंग करेगा, एंड और 100% है कि वो b में बिलोंग नहीं करेगा। अच्छा इसको ऐसे भी लिखा जाता है, x बिलोंग टू a बट x डज नॉट बिलोंग टू b। एंड वर्ड भी यूज हो जाता है, बट भी यूज हो जाता है, बोथ आर करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं दोनों में। x belong to a but x does not belong to b, x belong to a and x does not belong to b। ठीक है, ये दोनों यूज होता है, तो वो दोनों में से कुछ भी लिखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान दीजिएगा और मत लीजिएगा, यहाँ पे साफ साफ है कि a में तो बिलोंग करेगा, लेकिन 100% है कि b में बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, बोलिए जल्दी से। अच्छा इसको जो दिखाने का तरीका ना बड़ा डिफरेंट डिफरेंट है, वो देखिए यहाँ पे, ये जो दिखाने का जो तरीका है इसका, वो देखिए। जैसे दिखाते हैं, हम आपको वेन डायग्राम से दिखाते हैं फर्स्ट। सपोज एक वेन डायग्राम बनाते हैं, ओके, अच्छा नहीं बना लेकिन ठीक है, थोड़ा और बनना चाहिए। चलिए ये ए है, ये बी है मान लीजिए, ठीक है। देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये ओनली ए का पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो पार्ट है, अब इसे मान लिया हम लिख ही देते हैं ना, कौन कौन कॉमन है इसमें, 4 और 5 यहाँ पे आएगा, और 1 2 3 यहाँ आएगा, ठीक है, और 4 5 6 7 8 यहाँ आएगा। अब देखिए a माइनस बी के रिजल्ट पे थोड़ा सा नोटिस करिए, 1 2 3 1 2 3 कौन सा एरिया, ये वाला आ रहा है। देखो इसको हम ग्रीनिंग करते हैं, उस एरिया को, इस एरिया को हम ग्रीनिंग करते हैं ऐसे। तो ये वाला पार्ट जो है वो a माइनस बी का पार्ट, हम यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं ऐसे। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये a माइनस बी वाला पार्ट, इतना से इतना,
ये वाला पार्ट जो ना वो ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट होता है, और ये वाला जो पार्ट है ना बी माइनस ए, इसको ओनली ए भी बोलते हैं, इसको ओनली ए भी बोलते हैं, इसको ओनली बी भी बोलते हैं, और ये ए एंड बी कहलाता है। मतलब आप इंडिविजुअली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एरिया में। ये सिर्फ ए का अपना एरिया, ये वाला, ये बी का अपना एरिया है, ये वाला एरिया जो बी का अपना एरिया है, और ये वाला जो है आपका क्या है, दोनों का है। तो a माइनस बी का मतलब क्या है, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a व्हिच आर नॉट कॉमन विद, मतलब a माइनस बी का मतलब ओनली a भी होता है, और b माइनस a का मतलब ओनली b भी होता है। तो याद रखिएगा a माइनस बी का मतलब होता है ओनली a। अच्छा, इसको लिखने का एक और भी तरीका है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है a, ठीक है, ध्यान से देखिए हम जो लिखने जा रहे हैं, a माइनस बी का मतलब क्या हो सकता है, तो इसको एक तरीका ये लिखना है a बट, देखिए ये जो सिंबल है ना ऐसे, तो इसको एंड इसका मतलब होता है, और इसका मतलब और होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग कभी कभी इस सिंबल को बट के लिए भी यूज कर लेते हैं। तो देखो ए बट, ठीक है, और ऊपर में देखो यहाँ पे बी लिखे, और बी में यहाँ पे ऐसे बार लगा दें, बी बार, बी बार, इसको हम लोग बोलते हैं नॉट बी, धीरे धीरे हम लोग समझ में आगे आ जाएगा। तो देखो इसको कैसे पढ़े, ए बट नॉट बी। अच्छा, ये ऐसे भी नॉट बी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, धीरे धीरे हम लोग को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सिंबल सभी सीख जाना है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग यूज टू रहे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए इतना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओनली ए भी बोल सकते थे। देखिए बहुत सारा नाम हो गया, तो किसी भी सेंस में आएगा तो हम लोग गड़बड़ नहीं करेंगे। ए माइनस बी एरिया हम आपको दिखा दिए। देखिए ए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन, इसको ए बट नॉट बी, गलती नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। और नॉट बी को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं, तो इसीलिए ये सिंबल हम फिट करते हैं। बस इसका जो है बी बार की जगह पे बी डैश लगा दें, ठीक है, बी बार की जगह पे बी डैश दिखाते हैं। तो हम लोग ओनली ए को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हम जनरली ऐसे लिखते हैं, मेरा फेवरेट तरीका ये लिखने का, लेकिन कहीं पर भी मिल सकता है, ऐसे 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 भी बोल देता है, तो किसी भी तरीके से बोल सकता है, उसके लिए आप टिप कर दें। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मिलेगा आगे हम लोगों को, कि कोई एलिमेंट ए माइनस बी को बिलोंग करे, इसका मतलब क्या हो, ए को तो बिलोंग करेगा लेकिन बी को नहीं करेगा, ठीक है। कोई एलिमेंट अगर बी माइनस ए को बिलोंग कर रहा है मान लीजिए, तो आप क्या लिखेगा, देखिएगा वो बी को तो बिलोंग करेगा बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, तो वो एलिमेंट बी को तो बिलोंग करेगा लेकिन ए को बिलोंग नहीं करेगा। ओके, उम्मीद करते हैं ये जो यहाँ पे डिस्कशन हुआ अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और हर बात को जानना जरूरी है, दिमाग में रहना जरूरी है, ठीक है। ए माइनस बी क्या हुआ, वैसा एक एलिमेंट जो बी में कॉमन नहीं है उसको बोलते हैं, ठीक है, और हम लोग करके भी देखें। और उसके बाद फिर हम लोग अगर कुछ इस तरह का लिखा हो, यही मिलेगा आगे बहुत, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। वेन डायग्राम से भी दिखाएं कि ए माइनस बी वाला एरिया कौन सा, ये वाला, बी माइनस ए वाला एरिया कौन सा, ये वाला एरिया कौन है, ए इंटरसेक्शन बी। और पूरा ले लेंगे तो क्या होगा, ए यूनियन बी कहलाएगा पूरा। अगर हम पूरा लेने लगेंगे तो वो कहलाएगा ए यूनियन बी कहलाएगा, ठीक है। और ए माइनस बी को हम ओनली ए भी बोल सकते हैं, ए माइनस बी को ऐसे भी लिख सकते थे। तो जितना तरीका पॉसिबल था मेरे दिमाग में था वो हम सारा आपको बता दी, ठीक है। और क्वेश्चन आएगा तो फिर हम देखेंगे। देखिए जितना सिंपल लग रहा है ना, क्वेश्चन बड़ा अच्छा देता है, ट्विस्ट करता है क्वेश्चन, फिर वहां पे देखता है कि आप कितना चीज ठीक से सीखे हैं, नॉलेज आपके पास कितना है। इसीलिए हम हर पॉइंट को बात कर रहे हैं। बोलने के लिए हम 5 मिनट में भी आपको इंटरसेक्शन, यूनियन और ये ए माइनस बी डिफरेंसेस ऑफ सेट्स खत्म कर सकते हैं, 10 मिनट बहुत था। ये हर बात पे हम थोड़ा सा रुक रहे हैं, टाइम ले रहे हैं। ओके, जैसे एक क्वेश्चन छोटा सा देखते हैं, चलिए अब इतना बात हो रहा है, क्वेश्चन देखिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे रहा है कि इफ A is a subset of B, then what is A minus B? क्या आप बता पाओगे? ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपको मजबूत हमको इस तरह के क्वेश्चन में करना है। नंबर पे तो लोग सब बना लेते हैं, नंबर पे कोई दिक्कत नहीं होता किसी को बनाने में। आप लैंग्वेज में अगर बनाने लगे, सिंबल में बनाने लगे, तो मतलब आप सीख रहे हैं, इसका मतलब बताइएगा। If A is a subset of B, then what is A minus B?
नहीं समझ में आता है वेन डायग्राम बना लो, नहीं समझ में आता है वेन डायग्राम बना। अच्छा ए क्या हुआ, ए जो है वो बी का सबसेट है, मतलब ए अंदर मिलेगा। अब सवाल आपसे पूछा कि ए माइनस बी क्या होगा। एक बात तो पक्का है कि अगर ए मान लो 1 2 3 रहा तो बी में ये 1 2 3 तो पक्का मिलेगा और 4 5 भी मिलना है। तो अगर ए माइनस बी आप करोगे तो ए माइनस बी में क्या होगा, 1 2 3 सब खत्म हो जाएगा, इसके पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो आपने लग रहा है ए माइनस बी आपका 5 होगा, नथिंग, कुछ नहीं। दिमाग लगाइए, दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए माइनस बी। तो सबसे पहले नहीं समझ में आया तो हम क्या इसका ग्राफ बना लेंगे, मतलब उसका वेन डायग्राम बनाए, वेन डायग्राम बनाए। अब देखें कि ए के पास जो भी है वो सब बी के पास। तो अगर ए को हम बी से सेपरेट करेंगे, ठीक है, तो ऑफकोर्स ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा, इसके पास कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब ए माइनस बी में वो एलिमेंट होता है जो ए का बच जाए, मतलब बी के साथ मैच नहीं करे, वो उसको लिखते हैं। यहाँ तो तीनों मैच कर गया तो खत्म हो गया, तो मतलब ए माइनस बी इस केस में 5 होगा। अच्छा बी माइनस ए क्या होगा, ये वाले केस की बात नहीं कर रहे, इसमें तो 4 और 5 लिख दीजिएगा, ये है ही नहीं दिया हुआ एक्चुअली, क्वेश्चन बस इतना ही है। तो आप क्या लिखिएगा, बी माइनस ए क्या होगा। तो एक बात तो समझ में आ रहा है कि बी जो है ए से बड़ा है, बी जो है वो ए से बड़ा है। और एक बात पक्का है कि बी में कुछ एक्स्ट्रा जरूर पड़ा होगा। तो एक बात तो पक्का तय हो गया कि बी माइनस से 5 नहीं होगा, कुछ होगा। अब मेरे पास डाटा नहीं दिया तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे बी माइनस से आपका 5 नहीं। क्लियर है। देखिए मेरे पास डाटा नहीं है, ए और बी लिखा हुआ नहीं कि हम तुरंत बस देखें और बोल दें। मेरे पास ऐसी क्वेश्चन है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए माइनस बी। तो हम कुछ नहीं वेन डायग्राम बनाए, ए को अंदर की बी को इधर की। ए माइनस बी में तो समझ में आएगा कि ए के पास जो भी वो सब बी के पास मिलेगा, इसका सारा चीज बी के पास। तो मतलब इनमें सब कुछ कॉमन है, तो मतलब इनके पास एक्स्ट्रा कुछ बचेगा नहीं, तो इसका मतलब है कि 5 आना तय है। बी माइनस ए में समझ में आ रहा है कि इनके पास कुछ एक्स्ट्रा बच सकता है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे 1 2 3 है तो हो सकता है यहाँ पे 4 5 कुछ बच जाए। तो बी माइनस में कुछ बच सकता है, इसका मतलब कि पाई आंसर इन जनरल नहीं होगा, हो सकता है कुछ ना बचे, ये भी पॉसिबल है। बी माइनस से इन जनरल लगता है कि पाई नहीं होगा, कुछ होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं आपको, अब बताइएगा। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन के लिए हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 देन व्हाट इज ए माइनस बी, बताइए। बताइए इफ ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा तो व्हाट इज ए माइनस बी। बता सकते हैं आप, मिटा दो इसको। इस पे ध्यान दे।
क्या ये बना? इसका आंसर ए ही होगा। अच्छा बिल्कुल सही है। देखिए ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं, वेन डायग्राम बना लेगा ऐसा वाला वेन डायग्राम, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं। कॉमन अगर होता ना तो हम ऐसे बनाते, कॉमन होता तो, कॉमन कुछ भी नहीं है। तो ए माइनस बी क्या होगा? मतलब ए में जितना है वो सब बच जाएगा। जैसे मान लो अगर ये 1 2 होता, ये 3 4 होता, सपोज ए माइनस बी करो तो 1 2 तो आता ही, तो ए माइनस बी का रिजल्ट आपके पास क्या है? बस थोड़ा सा सोचना है। इफ ए इंटरसेक्शन बी फाई, अगर इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ए माइनस बी का वैल्यू ए ही होगा। उम्मीद करते बात समझ में आया होगा। ऊपर एक क्वेश्चन है, किस पे बात करते हैं? अभी हम लोग जो भी बेसिक्स ऑपरेशन है हम सीख गए कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ठीक है, सर ट्रेसेस ऑफ सेट्स क्या होता है, ये सब सीख गए। सर तो अगर बी की जगह कोई ए क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। भी होता। हटाते हैं इसको। ओके, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ए बी और सी पता करिए क्या होगा। तो ए के बारे में थोड़ा जगह कम है तो यही भी पता कर लेते हैं। ए कितना होगा? देखिए ए के बारे में क्या बोला है? x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5। और क्या बोलता है? लेस देन 8 होना चाहिए। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर कहाँ स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है और लेस देन 8 होना चाहिए, 8 नहीं चलेगा। लेकिन एक और बात बोला है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। अब देखिए इसमें 3 का मल्टीपल कौन कौन है? एक ये वाला है, एक ये वाला है और 5। या तो 3 का मल्टीपल हो या तो 5 का मल्टीपल हो, यही होना चाहिए। या तो 3 का मल्टीपल हो या फिर आपको 5 का मल्टीपल हो। तो सिंपल है, एक ये होगा। तो मतलब एक एलिमेंट ये होगा, एक एलिमेंट ये होगा और एक एलिमेंट होगा, या तो 3 का हो या तो 5 का। तो सिंपल होगा 3 5 और 6, ये निकल गया। x इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 8, ठीक है, लेस देन 8 में नहीं आएगा। तो यहीं पे बात नहीं रोका और जोड़ दिया। एंड x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5, मतलब x वो नंबर हो चाहिए जो या तो 3 का मल्टीपल है या तो 5। तो 3 का मल्टीपल ये और ये दोनों, 5 का मल्टीपल ये, तो या तो और लिखा हुआ है एंड लिखते तो बात अलग होता, 3 और 5, तो या तो 3 का मल्टीपल है या तो 5 का मल्टीपल। तो आपके पास आया ये। अब देखिए एक b जो है वो एक क्यूबिक इक्वेशन है। देखिए इसमें जो मेहनत करा रहा है ना आपको, ये निकलवाने में करवा रहा है। b जो है आपके पास एक क्यूबिक है, मतलब कौन सा? x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड से बनता है, ठीक है, ये आपका हीट एंड ट्रायल मेथड से बनता है। चलिए हम लोग इसमें 1 पुट करके देखते हैं। 1 प्लस 11 12 हो जाएगा, माइनस 6 और माइनस 6 12, मतलब 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर x इक्वल टू 1 हम पुट करेंगे तो ये पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, x माइनस 1 इसका फैक्टर है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि x माइनस 1 से इसको आप डिवाइड करके दूसरा एक फैक्टर और पता कर सकते हो, और थोड़ा अकल लगाओ तो डायरेक्ट बन जाएगा। एक्स क्यूब चाहिए ना आपको, तो यहाँ पे पक्का एक्स स्क्वायर होगा। लास्ट में माइनस 6 है ना, तो आई थिंक यहाँ पे प्लस 6 होना चाहिए। अब बीच वाला भरना है। बीच में चाहिए आपको 11x चाहिए, 11 चाहिए, तो ये 6x तो दे ही देगा और ये माइनस है तो माइनस 5x होगा। चेक करके देख लो। आई थिंक इसका फैक्टर ऐसे होगा। और ये फैक्टर हो सकता है, पॉसिबल है x माइनस 1, ये हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3। तो x का वैल्यू आएगा 1 2 और 3। ये क्यूबिक तो नीचे क्लासेस में भी सिखाया गया, हीट एंड ट्रायल मेथड से जाता है। तो हम पहले 1 पुट किए तो देखिए सेटिस्फाई हुआ। आप x माइनस 1 से भी इसको करके देख सकते थे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो x का वैल्यू आया आपके पास यहाँ से 1 2 3, मतलब b निकल के आपके पास आया, b आपके पास निकल के आया 1 2 3। c के बारे में क्या बोला? c के बारे में आपको बोल रहा है कि x क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है,
एक पॉजिटिव इवन नंबर है जो 7 से कम है। अच्छा, एक पॉजिटिव इवन नंबर है जो 7 से कम है, तो सी का होगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। निकल गया एबीसी। ठीक है, आपका एबीसी निकल गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? नो सर। आपका एबीसी निकल गया है ना। देखिए यहाँ पे मेहनत जो करवाया एबीसी निकलवाने में करवाया, अब कोई दिक्कत नहीं था, अब बन जाएगा। नीचे मिटाएंगे इसको, ये वाला पार्ट को हटाएंगे। हीट एंड डायल मेथड थोड़ा सा क्यूबिक वाला एक क्वेश्चन में थोड़ा सा सीखिए, थोड़ा जल्दी निकालने का तरीका आप सीख गए तो थोड़ा सा टाइम बचता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आते हैं इसको कैसे बनाना है। तो जो नंबर का मामला है, यही चीज हमसे वेरिएबल में प्रूव होगा कल या परसों क्लास में, अगले क्लास से शायद स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी पे मेन कमांड करना है। ये नंबर वाला तो बहुत आसान होता है, आप कुछ नहीं करो, पहले जैसे हम एक बना लेते, खाली फर्स्ट बना लेते। सबसे पहले आप बी यूनियन सी निकाल लो। तो बी कितना आपके पास है, 1 2 3 एंड यूनियन 2 4 6। प्रैक्टिस के लिए आप बुक यूज कर सकते हो, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन शुरू में मिलेगा, आप बना सकते हो। 1 2 3 इतना। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे वो देखो, आप एक का तो पूरा लिख लो, 2 को आप लिख चुके हो, 4 और 6 हो गया। अब क्या करो, ए के साथ उसका इंटरसेक्शन करो। बी एंड सी भी क्या दिया, एक सेट दिया है, और ए भी क्या एक सेट है, तो आप ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ले लो आप। तो ए कितना आपके पास है, ए आपके पास है 3 5 6 इंटरसेक्शन। एक क्वेश्चन हम बना लेते हैं, है ना। अब बी यूनियन सी कितना आपके पास है, बी यूनियन सी आपके पास 1 2 3 4 6। तो कॉमन क्या आएगा, एक तो 6 कॉमन दिख रहा है, इंटरसेक्शन है, चलो एक 3 कॉमन दिख रहा है, और कॉमन नहीं 5 नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 3 और 6। लेकिन ध्यान दीजिए इसका अभी एक पार्ट आया है, अभी एक पार्ट और बचा हुआ है, तो थोड़ा कम मेहनत करते हैं हम लोग, है ना। हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कौन है, ए और बी में कॉमन, ए और बी में कॉमन कौन, 3 5 6 1 2 3 3 कॉमन। अगला क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन में ए और सी में कॉमन, तो ए और सी में कॉमन 3 3 3 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन है। आप क्या बोला, दोनों का यूनियन ले लो, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, मतलब 3 यूनियन 6, मतलब 3 और 6। देखिए दोनों रिजल्ट सेम आ गया, दोनों रिजल्ट आपका सेम आ गया, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम आ गया, मतलब इसका लेफ्ट पार्ट इसके राइट पार्ट के बराबर हो गया। ठीक, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा तो बहुत कम मार्क्स में रहेगा, नंबर्स पे क्वेश्चन नहीं आते। प्रैक्टिस के लिए आप बुक्स देखिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाने की जरूरत। ठीक है, आप बुक्स में देख लीजिएगा, बुक्स में बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा इस तरह का, डाटा आपको दे देगा। ये तो हम डाटा निकलवाए, थोड़ा मेहनत करवाए, आपको डाटा ऐसे रेडीमेड दे देगा, और इस तरह का कुछ कुछ ऑप्शंस देगा जिसको आपको प्रूफ करना है। एक बार लेफ्ट लेके चलेगा, एक बार राइट लेके जाएगा, दोनों रिजल्ट बराबर आ जाएगा और वहां से प्रूफ हो जाएगा। एक मेथड और बताते हैं, वैलिड नहीं है, एग्जाम्स को आप नहीं बना सकते, है ना, स्कूल एग्जाम में नहीं बना सकते। देखिएगा, इस वजह से 3 तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है जो हम दिखाए आपको, एक तरीका प्योर वेन डायग्राम दिखाते हैं जो वैलिड नहीं है स्कूल में, स्कूल एग्जाम में आप वैसे नहीं बना सकते, बट समझाने के लिए एक बार दिखाया जा सकता है। देखिए बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, कुछ कलर लगेगा हम लोगों को करने में। ये वाले पार्ट में आते हैं पहले, सबसे पहले हम बी यूनियन सी बनाते हैं। देखिए ये बी और ये सी, ये बी ले लो और सी। अब जो हम बोलने जा रहे हैं उस पर ध्यान देंगे, बी यूनियन सी कैसे बनता है। अगर हम ए यूनियन बी आपको बोले बनाने तो कैसे बनेगा, ए बनेगा बी बनेगा, तो पूरा ऐसे कलर कर दीजिएगा, वो किसको डिनोट करेगा, ए। यहाँ पे हम क्या बोले, बी यूनियन सी बोल रहे हैं, तो बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ, कौन सा पार्ट, बी यूनियन सी का पार्ट हो गया ये वाला, दिस इज बी यूनियन सी। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि ये जो बी यूनियन सी निकल के आया या जो भी आया, उसको ए के साथ आप इंटरसेक्शन करो, ए के साथ आप इंटरसेक्शन करो।
तो ए, चलो ए हम बनाते हैं पहले, दिस इज ए। अब देखो अगर ये ए है, ध्यान दो ए है, अब बी यूनिट सी वाला ये वाला पूरा ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है और ये ए है। अब देखिए ए का कुछ पार्ट इसके अंदर चला गया है, तो कॉमन पार्ट कौन सा आपको दिख रहा है? कॉमन पार्ट दिख रहा है, मतलब वो पार्ट लो जो ए के साथ ये कॉमन रखता है। तो कॉमन पार्ट जैसे आप ए यहाँ पे आप ऐसे बनाए तो ये वाला पार्ट को कॉमन बोलते हैं ना। तो बी यूनिट सी का पार्ट कितना है? इतना पूरा है, और ये पार्ट अब यहाँ ऊपर चढ़ा है, तो कॉमन पार्ट कौन सा दिख रहा है आपको? कॉमन पार्ट वो है जो ए का इसके अंदर आ गया, ये वाला पार्ट कॉमन है, ये वाला। जो रेड पार्ट है ना वो डिनोट कर रहा है इसको। अब ध्यान दीजिएगा, ये वैलिड नहीं, एग्जाम से आप ऐसे नहीं करेंगे। मान लिया आप ऐसे कलरफुल करके बना लिए, एग्जामिनर को क्या समझ में आया क्या पता नहीं चलेगा, तो इसलिए ये थोड़ा वैलिड नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम आपको दिखाते हैं ये वाला। अब एक आप ए बनाओ, बना दिए, एक आप बी बनाओ, बना दिए, दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट करो, आते हैं। चलिए ये आपका ए पार्ट हो गया, ये आपका बी पार्ट हो गया, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी पार्ट। अब ध्यान दो, ए के साथ आप सी ले लो, ए के साथ आप सी ले लो, तो चलो यहाँ सी बना देते हैं। अच्छा होता हम वैसे बनाते ना, फोटो तो ज्यादा समझ में आता, एक जैसा लगता है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी हाँ ए यहाँ पे रखें, बी यहाँ रखें, तो चलो ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ए को हम ऐसे बनाते हैं आपकी, और बी को हम ऐसे बनाते हैं। चलिए ठीक है, ये ए है और ये बी। कॉमन पार्ट कौन सा है दोनों का? ये वाला। अब देखिए हम ए और सी लेते हैं, ए और सी लेते हैं, ए और सी लीजिएगा तो ऐसे आएगा, ए और सी, ए आपका ये वाला है और सी आपका ये वाला है। देखिए ए और बी में कौन सा पार्ट हुआ था? ये वाला है, और ए और सी में कौन सा पार्ट है? ए और सी का कॉमन, देखिए ए और सी का कॉमन, ए और सी, देखिए यहाँ पे ए यहाँ पे खत्म हो रहा है, ए और सी का कॉमन ये वाला पार्ट है। और इसके बाद आप यूनियन ले लीजिए, देखिए एक पार्ट आपके पास ये आया था शुरू में, पहला पार्ट ये वाला आया था, ए इंटरसेक्शन बी का ये वाला पार्ट आया था, और ए इंटरसेक्शन सी का ये वाला पार्ट आया, ये वाला। ठीक है, इंटरसेक्शन का ये वाला पार्ट आया, और दोनों को अगर आप यूनियन लीजिएगा, दोनों को यूनियन लीजिए, एक पार्ट ये वाला ग्रीन वाला आया, देखिए ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट कौन सा है? ये जो ग्रीन वाला पार्ट, और ए इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी, ये वाला और ये वाला पार्ट, ये ए इंटरसेक्शन सी का पार्ट है। और दोनों का अगर आप यूनियन लीजिएगा तो कौन सा पार्ट होगा? ये वाला पूरा पार्ट होगा। मिला ये से सेम चीज है, देखिए यहाँ पे ये छूटा हुआ है, यहाँ इधर भी छूटा हुआ है। लेकिन आप अगर ऐसे एग्जाम में बना दीजिएगा तो एग्जामिनर को क्या समझ में आएगा कि आप क्या, ये सिर्फ समझाने के लिए हम आपको दिखाएं कि देखिए ऐसे भी दिखाया जा सकता था। सारा प्रूविंग डायरेक्ट विन डायग्राम से किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा समझ, मतलब आप तो बनाने को बना के निकल गए, लेकिन एग्जामिनर्स को सामने समझ में नहीं आया तो हुआ क्या कहानी। तो आप इस तरह से भी करके देख सकते हैं, करके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एक और कंसेप्ट पे बात करते हैं। ठीक है, और वो है आपका कंप्लीमेंट सेट। ठीक है, कंप्लीमेंट सेट बोलते हैं, उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, छोटा सा पार्ट है, जल्दी हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन बचता है। अब बीच बीच में जो थ्योरीज आएगा वो हम देखेंगे। देखिए अगला 2 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहीं से क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जाता है। ठीक है, अभी तक जो भी हमें पढ़ाया है सिर्फ नॉलेज की है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, एक आध मार्क्स में आएगा, ज्यादा इसमें नहीं आता है। ठीक है, जो भी बड़े मार्क्स का क्वेश्चन सेट से आएगा वो अगले क्लास से जो पढ़ेंगे उससे आएगा। देखिए कंप्लीमेंट सेट क्या होता है पहले वो समझते हैं। कंप्लीमेंट सेट, कंप्लीमेंट सेट, कंप्लीमेंट सेट को समझाने के लिए पहले हम एक यूनिवर्सल सेट आपकी तैयार करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट तैयार करते हैं। ये जो हमने ना ये मान लीजिए ए, ठीक है, इसके बाहर का जो एरिया है ना, ये वाला एरिया,
इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए। ये ए है तो ये कंप्लीमेंट ऑफ ए। सिंबॉलिकली कैसे दिखाते हैं देखिए, सिंबॉलिकली कंप्लीमेंट ऑफ ए को दिखाने के लिए हम लोग कुछ सिंबल यूज करते हैं। वो सिंबल होता है आपका ए डैश, ठीक है, या फिर आप ए बार, या फिर ए कंप्लीमेंट। ज्यादातर जो चलन में दिखता है वो या तो ये दिखता है या तो ये दिखता है, ठीक है। तीनों करेक्ट है अपनी जगह पे, ठीक है, तीनों में कुछ गड़बड़ नहीं है। मतलब अगर ये ए है तो ये बाहर वाला जो पार्ट है वो आपका ए कंप्लीमेंट, ये बाहर का पूरा इतना पार्ट। तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि अगर इस ए को, ठीक है, ए को चलो अंदर ही ले लेते हैं, ठीक है, अगर आप इस ए को अगर आप यूनियन कर दें ए डैश का तो क्या आएगा बोलिए? अगर आप ए यूनियन ए डैश करेगा तो क्या आएगा? यूनिवर्सल आ जाएगा। और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ए के साथ हम ए डैश को इंटरसेक्शन कर दें, मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। जो ए के पास है वो ए डैश के पास नहीं है, जो ए डैश के पास है वो ए के पास नहीं है। ए इंटरसेक्शन ए डैश आपको क्या होगा? 5 होगा। यही कंप्लीमेंट ऑफ सेट होगा। अच्छा, इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो ए का होगा, मतलब जो एलिमेंट ए में बिलोंग करेगा वो कभी भी ए डैश में बिलोंग नहीं करेगा। अगर x बिलोंग a को कर रहा है तो x डज नॉट बिलोंग टू a डैश। खुद सोचिए ना, जो यहां पे होगा वो यहां कैसे हो सकता है, या जो यहां होगा वो यहां कैसे हो सकता है? ठीक है, यूनिवर्स में दोनों है, लेकिन जो चीज यहां है वो यहां नहीं हो सकता, जो यहां है वो यहां नहीं हो सकता। तो अगर कोई एलिमेंट a को बिलोंग कर रहा है तो वो एलिमेंट a डैश या a बार को बिलोंग नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये कहानी है कंप्लीमेंट ऑफ सेट का। ठीक है, चलो। कंप्लीमेंट ऑफ सेट बहुत आसान था, कोई खास दिक्कत नहीं था। एक क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए। क्वेश्चन ऐसे देखिए आपका, तो चलिए आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड ए इंटरसेक्शन सी, पहला। दूसरा आइए ए माइनस बी, एंड तीसरा आइए ए यूनियन सी। बताइए पहले वाले का आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? ए क्या है? ए आपको क्या बोलता है? ए इस तरह का सेट है, पॉजिटिव इंटीजर का सेट, मतलब ए में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, बी में क्या है? नेगेटिव इंटीजर।
और सी में क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो पहला क्वेश्चन है कि ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स इज ए इंटरसेक्शन सी। देखिए ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। बी क्या है, नेगेटिव इंटीजर। और सी क्या है, पॉजिटिव है लेकिन ऑड है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ए इंटरसेक्शन सी अगर हम लेंगे तो ये रिजल्ट आपको सी दे देगा। क्लियर है? अरे ए पूरा ध्यान से देखो, अगर हम बात करें 0 1 2 3, देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर है इधर वाला, 4 5 ऐसे। और सी क्या आ रहा है, सी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, मतलब ये वाला ये वाला ये वाला ऐसे आ रहा है। तो अगर आप दोनों का इंटरसेक्शन लीजिएगा तो कॉमन क्या निकल के आएगा, इतना में और इतना में कॉमन क्या आएगा, ये ब्लैक वाले जो कॉमन दिख रहा है, तो मतलब सी ही कॉमन है। सही है, ये समझ में आया? देखिए समझना बहुत जरूरी है। आप बच्चे क्या हो ना, नंबर में बहुत ये हो गए हैं, नंबर वाला क्वेश्चन देते हैं तुरंत बन जाता है, नंबर वाले में बनाना कमाल नहीं है। आप इस तरह के क्वेश्चन को अगर बना रहे हैं तो मतलब ठीक है, आप सीख रहे हैं, ठीक है। अगला बताइए, ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा ये बताइए। गुड, आयुष का कहना है कि ए माइनस बी ए होगा। ऑफ कोर्स ए और बी में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ए माइनस बी जब सेपरेट करेंगे तो पूरा ए का बच जाएगा, तो ए माइनस बी आपको मिलेगा ए। अगला बताओ, ए यूनियन सी क्या होगा, ए यूनियन सी क्या होगा। बिल्कुल सही है, ए यूनियन सी आपका ए ही होगा, क्योंकि ए के पास इतना है और सी के पास जो भी इसी तरफ वाला कुछ 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 है। तो इसका मतलब ए यूनियन सी जब करेगा तो ए ही होगा। इज द राइट आंसर। बहुत इजी था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था क्वेश्चंस के अंदर, आसानी से हम लोग कर लिए। आप चलिए वो यहीं तक रखते हैं, आगे हम लोग क्वेश्चंस का जो ट्रैक है थोड़ा सा चेंज होगा, तो एक फ्रेश डे में हम लोग उस पर काम करेंगे। अगला जो 2 क्लास है काफी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 या हो सकता है 3 क्लास भी हो जाए, ठीक है। और उसी से क्वेश्चन एग्जाम से आता है, ये सबसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बेस बनाए हैं, नेक्स्ट डे से हम लोग क्वेश्चन पे काम करना चालू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।